तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में 5वां चैप्टर, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इस चैप्टर के आज हम लोग वीडियो नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। इसका एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 के सवाल नंबर 1 से। इससे पहले जो भी इसके लिए थ्योरी थे, नियम थे, उसको हम पढ़ा चुके हैं। उसका एक वीडियो हम बना भी चुके हैं। एक छोटी सी जानकारी और आप लोगों को दे देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में जो कुछ भी देखें इसका PDF नोट आपको मिले, तो इसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। अगर पर्सनली आप चाहते हैं कि हमको नोट्स मिले, तो डायरेक्ट आप हमको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करके भी आप हमसे नोट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्या की सूची AP है और क्यों। माने यहाँ पे नीचे 4 सवाल दिए गए। हम तो यहाँ पर एक ही सवाल नहीं लिखे हैं, अलग अलग सवाल की भी बात करेंगे। ये जो शब्दों में लिखा हुआ एक सूची तैयार किया गया, इस सूची से ये पता करना कि वो सूची जो तैयार किया गया वो AP में है या नहीं। अब AP में होने के लिए आप लोगों को हम टेक्निक बताए थे। किसी भी दो पदों का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मान ली कोई अनुक्रम है, अभी नहीं जानते कि वो AP में है, क्या है, कोई अनुक्रम है। उस अनुक्रम का कोई एक पद लेते हैं और उसके पहले वाला पद को घटाइए, फिर कोई पद ले लीजिए, उसके फिर अगला वाला पद घटाइए। अगर इसका अंतर हमेशा क्या आता है, समान आता है, समान आता है, तो समझ लेते हैं वो AP में है। नहीं समझे मेरी बात। या तो आप यूँ कह सकते हैं कि कोई अनुक्रम में पदों जो पद होते हैं वो एक निश्चित संख्या या निश्चित मतलब कोई अंक के रूप में बढ़ते जा रहा है या तो घटते जा रहा है, ये सब होना चाहिए। फिर भी नहीं समझे तो चलिए सवाल में बात करते, फिर आपको बेहतर रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या रुपया है, 8 रुपया। अब ये सेंटेंस पर का हमें आप लोग ये बताइए कि AP में है या नहीं। ये AP में है या नहीं चेक करने के बाद ही आपको हम बता सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समझाने के लिए। यहाँ पे इसको हम क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे प्रथम, प्रथम माने पहला, प्रथम किलोमीटर का, प्रथम किलोमीटर का किराया बताओ कितना होगा। अरे भाई 15 रुपया दिया है। लिखेंगे प्रथम तो हो गया। अब लिखेंगे 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का किराया कितना रुपया से बताइए। यही तो आप लोग गलती किया है। लिखेंगे 15 प्लस 1 गुना 8, अर्थात हो जाएगा 15 प्लस 8, जोड़िए कितना हो जाएगा जी, 23 हो जाएगा। देखते जाइए। आपको कहिए सर जी कैसे, अरे भाई साहब वो तो 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया है ही। 2 किलोमीटर में तो कहा कि प्रथम किलोमीटर किराया 15 रुपया है, उसके बाद जब जाइएगा तो 1 किलोमीटर के 8 रुपया पड़ता है। तो 1 किलोमीटर तो हो गया 15 रुपया के हिसाब से। 1 किलोमीटर आप गए होंगे, ये लिखे 1 गुना 8, इसका तो 1 किलोमीटर हम और गए अलग से। अरे 1 किलोमीटर का तो 15 रुपया आपको देना ही पड़ेगा, कहीं पर टैक्सी किराया है। प्रथम किलोमीटर के किराया है 15 रुपया। अब बाद और गाँव और अलग से जाते हैं तो प्रत्येक अलग अलग किलोमीटर का क्या रुपया दाम है, 8 रुपया दाम है, किराया है। तो ये हो गया 1 किलोमीटर का, ये भी 1 किलोमीटर का है, अर्थात 8 रुपया चलेगा, 8 रुपये की दर से तो हो जाएगा, जोड़े कितना रुपया हो गया, 23 रुपया। उसी प्रकार से आप लोग खुद अब समझ गए तो समझा सकते हैं। 3 किलोमीटर का तब किराया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 किलोमीटर का 15 रुपया, इधर होगा 2 गुना 8, नहीं समझे, तो हो जाएगा 15 प्लस 16, जोड़िएगा कितना आएगा जी, 31 आएगा। 31 है ना। उसी प्रकार से आप तीनों का सबका काम हो सकते हैं। लिखेंगे इसलिए संख्याओं की सूची 15, दूसरा क्या निकला था जी,
23, तीसरा क्या निकला 31, और ऐसे हम आगे चाहे तो निकाल सकते हैं, जितना चाहे आपको निकालना निकाल सकते हैं। इसलिए संख्याओं की सूची इतना हुआ, लेकिन अभी हमें ये मालूम नहीं है, हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, इसलिए इतना है ना ये, इसलिए संख्या लिख दिए, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना है हमको, सूची लिखना था, क्या लिखना था, इसलिए संख्याओं की जो सूची है 15, 23, 31 ये क्या है, एपी में है। अब कहोगे सर जी के सीता अपना अपने मन से बनाया और ये भी बता दिए एपी में है, हम समझे कहाँ, चलिए समझाते हैं। देखिए प्रथम किलोमीटर का 15 रुपया, 2 किलोमीटर चले गया तो उसको 23 रुपये देना पड़ा, 3 किलोमीटर गया तो उसको 31 रुपये से, तो आगे चलते जाएगा उसका दाम बढ़ते जाएगा, यानी किराया बढ़ते जाएगा। इसलिए संख्याओं की जो सूची आएगा ये वह प्रथम किलोमीटर के लिए हुआ, 2 किलोमीटर के हुआ, 3 किलोमीटर के, इससे आगे बढ़ते चला जाएगा। यही हो गया एपी का पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। अच्छा, आपने अपने मर्जी से भी लिख दिया कि संख्या की जो सूची आई एपी में, कैसे, तो चेक कर लो, लिखेंगे क्योंकि, रीजन बाद में बताते हैं, ये एपी में है तो रीजन था एपी में है तो क्यों, तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ डी बराबर, जिसको सार्वंतर कहते थे, कुछ याद आया, डी बराबर सूत्र होता था A2 माइनस A1। A2 की जगह पे आप क्या है जी, अरे भाई साहब आपका A1 है, आपका A2 है, आपका A3 है, बताए थे कि नहीं। A2 की जगह पर आप रखिएगा 23, तो क्या निकले 23 घाटा, A1 का मान क्या 15 है, तो घटे कितना आता जी, 23 में से 15 घटे कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। फिर निकलिएगा डी बराबर, क्योंकि डी बराबर कई सूत्र होते, बताए थे ना, एक सूत्र है कई सूत्र होते हैं। आप मन हुआ कि नहीं सर हम A3 में से A2 घटाएंगे, कोई बात नहीं घटा लो, आपने बताया था डी का मान ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, A3 में से मैंने A2 को घटाया, A3 का मान क्या है आपका 31 घटा, A2 का मान क्या है आपका आए, तो ऐसे घटे कितना था जी 8, तो डी का मान समझ आया ना, क्योंकि डी बराबर इतना बड़ा 8 क्योंकि यहाँ डी बराबर मतलब 8 आ गया, तो इसलिए डी क्या है समान, क्या है डी बोले तो सार्वंतर, डी का मान क्या है समान है। ये रीजन बाद में हमने बता दी, पहले बता दिए एपी में है, अब एपी में है तो क्यों, क्योंकि डी बराबर 8 है, इसका मतलब डी का मान समान है, और जहाँ पर डी का मान समान आता है ना वो कन्फर्म है कि एपी में है। स्क्रीन शॉट लीजिए फटक से। अब देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, किसी बेलन, जिसको इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लो कोई मतलब सिलेंडर टाइप का क्या है, कोई बैलून है, ठीक है, बेलन है, और उस बेलन में क्या है हवा भरा हुआ है, तो एक बार में उस बेलन में जितना पहले से हवा है उसमें उसका 1/4 भाग क्या करता है हवा, जितना हवा है ना उस पूरे हवा का 1/4 भाग हवा क्या करते एक बार में निकाल देता है, नहीं समझे। अगर मान लो उसमें 4 किलो है तो उसमें समझे 1 किलो निकालते, 1/4 का मतलब कि 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा निकाल देना, तो 3 किलो बचा। अब 3 किलो में से फिर 3 किलो में से ही नहीं क्या 1 किलो फिर निकालेंगे, 3 किलो का 1/4 भाग फिर निकालेंगे। अब वो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा सॉल्व कर कर बताना पड़ेगा। फिर 3 किलो, मान लो 3 किलो, ऐसे हवा की कोई ऐसे यहाँ पे किलो में नापते नहीं है, ऐसे समझा रहे, मान लो 3 किलो कोई चीज़ है, तो मैंने पहले 4 किलो का था तो 4 किलो मैंने 1 किलो निकाला, बचा उस सिलेंडर में 3 किलो। अब 3 किलो का फिर से 1/4 मतलब 1/4 भाग क्या करना, फिर से निकाल देना, मैंने उसमें जितना हवा बचते जाएगा फिर उस जितना बचे हुआ हवा है यानी शेष हवा का फिर 1/4 भाग क्या करना है निकालते जाना, ये करते जाना है। और ऐसे करने पर आपकी एक संख्या की सूची बनेगी, और वो सूची बताना है कि वो एपी में है या नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये बताया नहीं गया है कि उस बेलन में हवा की मात्रा कितनी है, तो हम लोग मान लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, तो देखिए अब शुरू करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग हल करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे माना कि बेलन में हवा की
मात्रा कितना मान लो x है। अब x क्या है, हवा की मात्रा। अगर बेलन में तो आयतन के रूप में होगा, तो मान लो उस बेलन में हवा का आयतन कितना x है। यहाँ पे इकाई तिकाई कुछ नहीं लिखा है, जो होगा सो समझ लो कि कितना उसमें हवा भरा हुआ, x मात्रा में हवा भरा हुआ है, हवा भरी हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक मान लिए, लिखेंगे यानी कि बेलन में कुल हवा कितना है, कुल हवा का जो मात्रा है वो कितना है, x है, ये हम लोग जान गए। अब जितना भी हवा है उसका 1/4 भाग क्या करना है, निकालना है, यानी बहा देना है, हटा देना, बाहर कर देना है। तो लिखेंगे प्रथम बार, प्रथम बार प्रथम बार हवा की मात्रा से 1/4 भाग क्या करने पर, निकालने पर। निकालना भी नहीं जी, ये सब एक बच्चे सेटिस्फाइड कर देती है, ये सब पूछेगा नहीं, लो एग्जाम में पूछेगा नहीं, बकलोल हिसाब है, सब ऐसे दे दिया माइंड टेस्ट के लिए। तो प्रथम बार यानी पहली बार हवा की मात्रा से 1/4 भाग निकालेंगे, तो बताओ, आप लोग खुद बताओगे, x लिखबे करेंगे, x में से वही x नहीं, वही x का 1/4 भाग निकालेंगे। अरे ये तो कुल हवा कितना है, x है, वही x का 1/4 भाग जितना आएगा वो क्या करना, हमको निकालना है। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं आगे। तो हो जाएगा x माइनस का मतलब क्या, तो गुना होता है जी, x गुना 1/4। आगे सॉल्व करते जाएंगे तो जाएगा x घटा x से कम x बटे में 4। लघुत्तम जी का सॉल्व करिएगा तो पता चलेगा कि लघुत्तम 4 आएगा जी, और यहाँ पाएगा 4x माइनस में x, तो बता 3x बटे 4। यानी कि प्रथम बार हवा की मात्रा से आपने हवा की मात्रा x से, हवा की मात्रा x न था जी, x से 1/4 निकालने पर जो बचा हवा बचा, कितना हवा बचा जी, 3x/4 भाग। अब मान लो उस बेलन में हवा बचा हुआ है, अब उसमें से जितना हवा बचा हुआ है शेष हवा का, फिर ये नहीं कि फिर x में से निकालना, x नहीं, अब जो हवा निकल गई तो अब तो भाई इतना बचा, तब इसी में से फिर निकालिएगा। अब उसमें x हवा थोड़े है, अब 3x/4 हवा, उसमें 3x/4 मात्रा में उसमें अब क्या है, हवा भरी हुई है। अब उस शेष हवा में से फिर हम लोगों को उस शेष हवा का 1/4 भाग क्या करना है, निकालना है। तो लिखेंगे दूसरी बार शेष हवा की मात्रा, शेष में बचा था जी, शेष हवा की मात्रा वो कितना था जी, 3x/4 से 1/4 भाग क्या करने पर, आपको लिख किसने बताते हैं कि ऐसे राइट में हम बना सकते थे, फिर से अपने में कहाँ ये x 1/4 आता है, नहीं समझे मेरी बात। ये लिखने से आपका क्लियर होता है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो शेष हवा जो बचा था 3x/4 एक बार निकाल देने के बाद अब इतना हवा बची, अब इस हवा के फिर 1/4 भाग क्या करना है, निकाल लेंगे। तो निकालने पर तो आपकी हवा कितना था पहले से 3x/4, इसमें से अब 3x/4 का 1/4 भाग क्या करना हमको, फिर अरे शेष हवा बची हुई थी, उस शेष हवा का ही 1/4 भाग जितना आएगा निकाल कर उसको घटा देना। मैंने बोला कि आपको जो है ना 10% छूट देंगे, तो 10 थोड़े घटा देंगे, जितना रुपया था उस रुपया का 10% घटाना है, खाली 10 रुपये घटा दीजिएगा। वही बात है, कितना हवा है, यह बात है यहाँ 3x/4, तो वही 3x/4 का ना 1/4 भाग निकालोगे, वो घटा दोगे। तो अब क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर 3x/4 है ही घटा। अब इसको अंदर सॉल्व करते हैं, तो यह हो जाएगा, तो काक मतलब सबको पता गुना होता है जी, अरे भाई सब काक मतलब गुना होता है। तो यहाँ जगह 3x गुना 1 हो जाएगा 3x/4 के 16। अब फिर लघुत्तम उगुत्तम लीजिएगा तो पता चलेगा 16 आएगा,
4 से भाग करो 16 में 4 बार में 4 या 12 हो जाएगा। 12x घटा में 3x घटाइएगा तो 9x बटे कितना है 16 है जी। लिखेंगे इसलिए संख्याओं की सूची, इसलिए हमारे पास जो संख्याओं की सूची वो आया है वो क्या है। पहला बार खबा कितना था x था, दूसरी बार खबा कितना था जी 3x बटे 4 था, तीसरी बार खबा कितना था जी 9x बटे 16 और ये ऐसे आगे निकलते जाएंगे। लेकिन हमको एपी जांच करने के लिए 3 पद हैं, क्या है काफी है। 3 पद से पता चल जाएगा वो एपी में है या नहीं। आप सबको मालूम है कि भाई ये आपके हो गया आपका A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3। अब ये एपी में है या नहीं, तो इस बार पहले एपी में नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हम इसलिए एपी में लिख दिए क्या हमको मालूम हो गया था कि भाई कहाँ पर पिछले सवाल में वहाँ पे मालूम हो तो मन घटा लिए थे, सब समान आ रहा था इसलिए एपी लिख दिए। यहाँ पर तो एक्स वाई की बात है, एक सब है तो कैसे कह सकते हैं कि अभी एपी में कि नहीं। घटाने के बाद ना असली बात मालूम चलेगा कि एपी में है या नहीं। पहले हमने लिख दिया इसलिए संख्या सूची इतना है ये है। अब है सिर्फ सूची, अब ये संख्याओं की सूची अनुक्रम कह सकते हैं, अनुक्रम भी नहीं कह सकते, हमको कैसे मालूम कि अनुक्रम ही है। लेकिन अगर इसमें वो किसी विशेष प्रतिरूप को अगर हम देख लेंगे कि नहीं कोई खास संख्या की या तो बढ़ोतरी हो रही थी या तो घटती जा रही थी तब समझेंगे वो एपी में है। अगर ऐसा नहीं होता है तो नहीं है। तो जांच कैसे करना है तो लिखेंगे डी बराबर, इसलिए डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1 बताए थे ना। A2 का मान क्या अपने पास देखिए 3x बटे 4 घटा A1 का मान x है। अब सॉल्व करिएगा तो लघुत्तम उगुत्तम लीजिएगा, इसके नीचे 1 देखे तो 4 आएगा और 4 4 कट जाएगा 3 आएगा। 3x घटा में x भाग करेंगे 4 दम लगेगा जी और 4x हो जाएगा, पता चला माइनस निकला x बटे कितने 4। फिर निकालेंगे डी बराबर एक सूत्र और होता है A2 घटा सॉरी A3 घटा A2 भी तो हो सकता है ना। तो A3 की जगह पे क्या लिखेगा आप लोग 9x बटे 16 घटा और यहाँ जगह 3x बटे 4। अब लघुत्तम लीजिएगा तो 16 लघुत्तम आएगा, यहाँ आएगा 9x, यहाँ पर जगह 4 से भाग देंगे 16 में 4 तो यह 12x हो जाएगा जी। तो पता चलेगा घटा के क्या निकल गया माइनस 3x बटे में क्या 4। यहाँ पर डी का मान कुछ और आया है, यहाँ पर डी का मान कुछ और आया है, नहीं समझे मेरी बात। तो जगह नहीं है इसी में लिख देते हैं, चूंकि डी का मान जो है समान, जब डी का मान समान है तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए यह सूची एपी में भी नहीं है। मन लगा स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। सवाल नंबर 3 आपके सामने है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। 1 मीटर पहली बार जब आप 1 मीटर गड्ढा खोदेगा किसी कुआं को तो आपको 150 रुपया मिलेंगे, जबकि बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई अगर आप लगातार करते जाते हैं तब एक मीटर खुदाई पर आपको कितने रुपए मिलते हैं 50 रुपये मिलते हैं। सीधे समझ गए एपी में है, क्योंकि 50 की वृद्धि होते जा रही है तो कोई खास संख्या 50 की बार वृद्धि हो रही है तो 50 से तो डी हो गया, सर्वांतर हो गया जी, इसलिए एपी में है। लेकिन थोड़ा सा लिख के बताते हैं आपको मतलब बेहतर रूप से समझ में आ सके। इसको लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे प्रथम मीटर खोदने की लागत है ना जी, खुदाई कहो, खुदाई की लागत माने कितना खर्च हुआ तो कितना रुपया था जी 150 रुपया लिखेंगे। उसी पर से प्रथम हो गया। अब लिखेंगे द्वितीय मीटर नहीं बोल के 2 मीटर सीधा लिखो ना, 2 भाषा में लिखो तो 2 मीटर खुदाई की लागत तो क्या हो जाएगा 150। तो प्रथम मीटर का है, 1 मीटर और बाद में खोदेगा तो 50 रुपये बाद में मिलता है, याद रखना पड़ेगा। बाद में 150 नहीं मिलता है, पहले इसलिए 50 दिया कि पहला मिट्टी जो ऊपर वाला मजबूत होता है, जंगल झाड़ होता है, इसलिए ज्यादा रुपया दिया। बाद में बलभूसनी आता है तो कमजोर तो फटाफट खोदोगे, समझे। हाँ, इसलिए बाद में कम मिलेगा, समझे मेरी बात। इसीलिए हाँ दिमाग है तो ऐसे इंजीनियर बन जाता है जी। ये हो गया आपका कितना 200 रुपया,
यानी 2 मीटर खोदेगा तो 200 रुपये उसको मिलेगा। ये नहीं समझना कि 150 तो 1.5 गुना 2 तो 300, नहीं भरम में नहीं रहना। 3 मीटर अगर वो खुदाई करते कोई भी व्यक्ति हो तो उसको मिलेगा भाई 150। तो पहले 1 मीटर पर मिल ही रहा था, उधर बाद उसने और 2 मीटर अलग से खोदा होगा, तब ना 3 मीटर हुआ होगा। तो 2 गुना क्या करेंगे 50। आप डायरेक्ट 100 भी लिख सकते थे यहाँ पर, लेकिन सोचते नहीं, तोड़ के जब बता रहे तो तोड़ के ही सही। तो जगह 150 प्लस में 100 तो कितना निकल गया जी 250। और भी निकाल सकते हैं 4 मीटर का, तो उतना का निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक बार निकाल देते, इस बार से हल्का ऐसे एक बार और बढ़ा देते हैं। 4 मीटर की अगर खुदाई करेगा तो उसको तो 150 मिलेगा 1 मीटर पर, उधर 3 किलोमीटर 50 रुपया की दर से खोदा होगा तो 150 अब प्लस में जाएगा 150 तो निकल इस, तब जाके इसको कितना मिला जी 300 रुपया मिला। यहाँ तक बात समझ में आई? लिखेंगे इसलिए संख्याओं की सूची को, किसकी सूची, संख्या का जो सूची आया इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद वो हमारे पास क्या आया वो आप लोग भी देख सकते हैं, हम भी देख रहे हैं। वो सूची है पहले 150, उसके बाद 200, उसके बाद 250, उसके बाद 300 और ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, लिखेंगे अब D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस में A1। भैया साहब आपके A1 है, आपका A2 है, आपका A3, आपका क्या है A4 है, AP के बारे में बताए थे ना। तो A2 की जगह पे क्या है 200 है, घाटा में लिखोगे 150, घटाओगे तो कितना निकलेगा 50। फिर D बराबर निकलिएगा तो हो जाएगा A3 घाटा A2, पता चलेगा कि 250 A3 की जगह पे, A2 की जगह पे आप लिखोगे 200 तो पता चलेगा फिर तो निकल गया 50 से। एक बार सर नहीं एक बार और निकाल दीजिए, A4 घाटा A3 निकालने दे, तो यहाँ पे क्या निकलेगा 300 था जी A4 का मान, लिखेंगे 300 माइनस में क्या 250 तो निकला 50। यहाँ पे देखते हैं हर स्थिति में D का मान क्या आ रहा है समान आ रहा है। D का मान क्या आ रहा है, लिखेंगे चूंकि D का मान समान है, क्या है समान है, इसलिए यह सूची AP में है। मन लगा रे भाई वाह। चलो चौथा सवाल अब आपके सामने है, देख सकते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन समझते हैं, जो आप रुपया जमा करते वो हो गया मूलधन, और मूलधन पे फिर आपको कुछ ब्याज नहीं मिलता है। अब आपका मूलधन और जो ब्याज में वो दोनों को जोड़ दीजिए, उसी को क्या कहते हैं, आपने 10,000 का जमा किया या ब्याज पे लगाया और उसके जगह पे आपको 2,000 मिल गया क्या ब्याज, तो 10,000 और 2,000 में कितना 12,000, तो 12,000 क्या हो गया आपका मिश्र धन हो गया। बढ़िया समझ गए, चलिए मिश्र धन समझ गए। कहता है जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक में एक साल में 8% की दर से 1,000 पर दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। भाई साधारण ब्याज रहता तो ये AP में हो जाता, ये याद रखना ऑब्जेक्टिवों के पुदे, साधारण ब्याज हमेशा AP में रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी AP में नहीं हो सकता, क्योंकि ये हर एक साल जो है ना हिसाब करने के बाद फिर आपका देखो चक्रवृद्धि ब्याज कहता है, साधारण ब्याज कहते हैं, इसको थोड़ा समझ लो। साधारण ब्याज का मतलब हुआ जैसे कि एक साल में अगर 10,000 पर मान लो 2,000 ब्याज हुआ, तो अगले 2 साल में फिर होगा वही 10,000 पर वही 2,000 होगा, नहीं कि 2,000 हर साल क्या होते जाएगा आपको सीधा सीधी बढ़ते जाएगा, ऐसे रहता सिंपल, यानी हमेशा 10,000 पर ब्याज लेते रहेगा। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, एक साल के बाद वो जो 2,000 मेरा हुआ था आपने किसी कारणवश हमको नहीं दिया, अब हमारा वो 2,000 हमारा हो गया है, तो 10,000 पहले से अब 2,000 जो देना था आपने नहीं दिया वो जोड़ दिया, अब 12,000 पर फिर ब्याज लेंगे। अगला महीना में हो जाएगा 14,000 नहीं, क्योंकि 2,000 का फिर कुछ बढ़ा होगा तो 14,230 रुपये कुछ हो जाएगा, फिर 14,000 मान लो 300, उस पर फिर अगला ब्याज लेते देंगे, वो धीरे धीरे क्या होते जाता है बड़ा होते जाता है। तो तुम ही लोग बताओ ये कभी AP में होगा, चक्रवृद्धि ब्याज है तो AP में कभी होगा ही नहीं। लेकिन सेटिस्फाइड करते हैं आपको सॉल्व करके, कैसे आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, गप करना है क्या, नहीं गप करना है, बाबू हल करने जा रहे हैं। मूलधन कितना दिया जी बाबुआ, अरे मूलधन कितना दिया है 10,000 दिया है। अच्छा मूलधन कितना दिया है 10,000, अच्छा दर भी दिया है कत्ते 8%, दरो दिया है, अरे दर जिसको आर कहते हैं जी,
नहीं समझते हैं। मूलधन को पे कहते हैं जी। और समय जो है तो समय तो हम आप लोग निकालते रहेंगे क्या वर्ष तक, ये तो अपना मन है 1 वर्ष 2 वर्ष 3 अलग अलग साल का निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे प्रथम, कौन प्रथम वर्ष का मिश्र धन। अब प्रथम वर्ष का हो कि द्वितीय वर्ष का हो, मिश्र धन बराबर सूत्र ही होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे में 100 और यहाँ पर हो जाता है समय। क्या हो जाता है? ठीक है, दिमाग में कंफ्यूजन है ना? ये मैंने लिख दिया। अरे भाई साहब, मिश्र धन बराबर सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस r बटे 100। हाँ बताए थे ना, ये होता है, ये होवे करता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक और गलती कर दिया है। यहाँ पर होता है 1 प्लस, क्या होता है? 1 प्लस दर बटे, ऐसे अलग अलग होता है। ठीक है, ये आप एक साथ करिएगा तो यहाँ का तब 100 प्लस दर बटे में 100, क्योंकि इसका लघुत्तम लीजिएगा फिर वही रूप पकड़ लेगा। नहीं समझे? समझे मेरी बात? तो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तुम ही लोग बताओ, जब प्रथम वर्ष है तो मूलधन तो आपका कितना था? 10,000 न था जी। घेर दो 1 प्लस दर कितना था? 8 न था जी। बटे में लिखोगा आप 100 इंटू सम पावर क्या लिखेंगे सर जी? कैसे? अरे भाई साहब, प्रथम वर्ष तो 1 वर्ष न था, तो 1 वर्ष के लिए तो यही ना होगा। प्रथम वर्ष में 1 साल कहते एक समय, मतलब ये समय होता है वर्ष में, तो समय 1 साल में लगा था। तो सॉल्व करिए आगे, तो यहाँ हो जाएगा 10,000 तो हेबे किया है इंटू मैंने गुणन होता है जी। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस में 8 बटे में फिर से क्या चीज 100। है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करिए, कटाइए उठाइए फुर्सत से, हो जाएगा 10,000। पावर अब देख देखो कोई समान, एक काम कर, इसको काहे ज्यादा सॉल्व करिएगा, इसको इसी रूप में क्या करते हम लोग छोड़ देते हैं। फिर लिखेंगे, आप जानते क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं? आप लोगों को कुछ काम छोड़ेंगे, इस बार आप लोगों के लिए कुछ काम छोड़ेंगे। नहीं जी, तुम लोग फिर कहोगे नहीं सर जी, बार में लाता नहीं ऐसे करता है। बाप रे, जुलूम हम करेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं गलती नहीं करेंगे। हट है यहाँ पे आप लोग, लेकिन गुना भाग करके फटाफट रख लो, हम रफ में कर लेते हैं। आप लोग साथ मेरा साथ दीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर लिखेंगे 1,000 है जी, 10,000 गुना 108 बटे में क्या होगा 100। पावर 1 है तो कोई बातें नहीं है, पावर 1 से क्या मतलब है, कोई कम ही नहीं उसका। 2 शून्य कट गया, बच्चा कितना, किसका मन निकल गया, इतना लिख दो। 108 को इतना करिएगा जी, ऐसे होगा जी। ये हो जाएगा 10,800 रुपया हो गया 1 साल में। समझे मेरी बात? 1 साल उसका कितना रुपया हो गया? 10,800। अब आप लोग क्या करोगे, फिर वो लिखेंगे द्वितीय वर्ष। कौन वर्ष? द्वितीय वर्ष का मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? वही बात मूलधन इंटू 1 बटे दर बटे 1 प्लस दर बटे 100। पावर क्या होता है? समय होता है। यह सूत्र होता है। मान रखिए 1,000 लिखे, 10,000 लिखेंगे क्या? इंटू में यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज हम लोग 1 प्लस 8 बटे 100। पावर क्या लिखें इस बार? 2 लिखें। क्यों भाई? द्वितीय वर्ष का निकाल देते, 2 साल का तो अलग ना निकलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस जगह नहीं है, लिखेंगे 10,000 गुना 108। नहीं डायरेक्ट थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 100 यहाँ होगा नहीं जब लघुत्तम, इसमें चेक देखे, अरे चेक देंगे तो यहाँ भी नीचे एक देख हम काम किए थे जी, सब समझता नहीं है। यहाँ जगह 100 प्लस में 8
पर पावर 2 पता चलेगा कि 10,000 तो है ही, गुना में 108 बटे 100 गुना 108 बटे 100। ये का कर दिए सर जी? सुनो रे भैया, यहाँ पर 108 को जोड़ेंगे तो 108 होगा, पावर 2 है तो 2 बार नहीं लिख दीजिएगा अलग गलत। 108 बटे 100, 108 बटे 100, 108 बटे 100, पावर 2 जो है तो 2 जीरो से 4 गो से निकल खा गया, नहीं खा गया जी, तो बचा 108 गुना 108। अरे भैया आप तो लड़के गुना कर पढ़ दो, तो गुना करो 108 गुना 108, करो 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 जल्दी करो के। हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंटों ने गुना करके बताया कि 108 गुना 108 कितना होता है, 11,664। बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ कुछ और आया। अब लिखेंगे, इसलिए संख्याओं की सूची बराबर किसकी सूची? संख्याओं की सूची। जो निकला पहले था 10,000 था जी, बाद में आया कितना? 10,800। उसके बाद में कितना आया? 11,664। ये देखने से लगता है कि भाई ये कभी भी एपी में नहीं होगा। सब जगह तो बराबर होगा नहीं, कहाँ होगा? नहीं होगा। लिखेंगे चूंकि डी बराबर सूत्र होता है A2 घटा A1। A2 की जगह पे लिखेंगे 10,800 माइनस में 10,000 करिएगा, पता चलेगा घटा के निकला कितना? 800 निकलेगा जी। फिर निकालिएगा डी बराबर, तो निकलेगा A3 घटा, आप A2 लिखिएगा तो A3 ये भाई आपका A1 है, आपका A2 है, आपका क्या है? तो वहां पे लिखिएगा 11,664 माइनस में लिखिएगा 10,800। इस बार घटाओ ना आप लोग जी, मदद करो ना फटाफट। 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ बचा 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा, यहाँ बचा 6 में से नहीं घटेगा तो 16 में सब जगह तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 10 तो खत्म हो गया सब। तो यहाँ गया 864 रुपया। यानी ये पता चल गया कि डी का मान समान, वो हमेशा आपको पहले ही बता दिए थे, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे थे, तो लगा कि नहीं सेटिस्फाइड कर देते बता कर ही। आप लोग सेटिस्फाइड हुए, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि क्या चीज? चूंकि डी का मान समान नहीं है, इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से।